Hello everyone, myself Anju Maurya. Welcome you all in Science Planet Biology, and today we are going to start a new unit, that is the animal physiology, because we have completed plant physiology in last lectures. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी, और एनिमल फिजियोलॉजी में भी today I'm going to start a new chapter, that is the body fluid and the circulation. अब आप सोचोगे कि एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने डाइजेशन सबसे पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैंने रेस्पायरेशन क्यों नहीं पढ़ाया, मैं डायरेक्टली जो है बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन क्यों स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप डाइजेशन पढ़ेंगे, जब भी आप रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, तो मुझे वहाँ पे बार बार ये कहना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी जगह पे मुझे कहना पड़ेगा कि ये चीज़ मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में समझा दूँगी. ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पे ऐसा कहूँ कि ये चीज़ मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाऊंगी. तो इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को ही समझ लेते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखिए, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारी टिश्यूज़ को, हमारी सेल्स को किसकी ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलेगा. ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की ज़रूरत है, जो हमें रेस्पायरेशन में पढ़ना है. ठीक है, और हमारे सेल्स को क्या हार्मोन्स की ज़रूरत है, जो हमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ना है. लेकिन इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता कौन है? इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है वाया ब्लड. तो हमें सबसे पहले, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे. क्योंकि डाइजेशन में भी हमें पोर्टल सिस्टम पढ़ना है, जब कुछ ऐसे पोर्टल सिस्टम हैं उसको समझने के लिए, और रेस्पायरेशन में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसको समझने के लिए भी हमें सर्कुलेटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है. तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी में, वो पहला चैप्टर होगा, दैट इज़ द बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन. ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. चलिए, यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट है. ठीक है, पहला है बॉडी फ्लूइड और दूसरा क्या है, सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड में हम लोगों को दो चीज़ पढ़ना है. पहला है हमारी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड, और दूसरा क्या है, लिम्फ. ठीक है, लिम्फ हमारा सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है बॉडी में, जबकि जो ब्लड है वो फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम या मेन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे. तो इसमें हमें दो चीज़ कवर करना है. पहला तो हम बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड. ठीक है, ब्लड. अब देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, है ना. ये क्या है? सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. अब देखिए, ब्लड में जो हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है इसका जो फ्लूइड पार्ट, ठीक है, और दूसरा इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं. तो इसके फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं. और जो इसका एलिमेंट्स होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एज कॉर्पसल्स. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पसल्स. प्लाज्मा 55% के आसपास होता है, और जो कॉर्पसल्स होती हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% के आसपास होते हैं. प्लाज्मा में भी आप देखेंगे कि 80 to 90% वाटर ही होता है. इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है ना, ये सब भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. प्लाज्मा प्रोटीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. प्लाज्मा की में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे 3 प्लाज्मा प्रोटीन है जो आपके बुक में दिया है, और पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है. पहली प्लाज्मा प्रोटीन है, दैट इज़ द फाइब्रिनोजन. ठीक है ना, फाइब्रिनोजन. दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन्स, और तीसरी है एल्ब्यूमिन्स. ठीक है, अब हम देखिए, ऐसा नहीं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स बस इतनी है, मेन प्लाज्मा प्रोटीन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, जो फाइब्रिनोजन है, आपको तो पता है कि ये किस में रोल प्ले करता है, ब्लड क्लॉटिंग में.
हम लोग अभी ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको देखेंगे। ग्लोब्यूलिन में भी ढेर सारे अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं। और आपको पता है जो गामा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन को ही हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का आपको रोल तो पता ही है। एंटीबॉडीज़ किस में रोल प्ले करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि ये तो प्रोटीन है और हम प्रोटीन में आपको पढ़ाएं कि एंटीबॉडीज़ प्ले रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन है ना, ऑस्मोटिक बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे किडनी वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो जो ऑस्मोटिक ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रोटीन, ठीक है, तो वहाँ पे जो एल्ब्यूमिन होता है दैट इज़ द मेन ब्लड कोलॉइडल प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो ब्लड होता है ना, मेरी बात ध्यान सुना, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये ब्लड में वाटर को होल्ड करता है। ठीक है, ब्लड में क्या करता है? वाटर को होल्ड करके रखता है। अगर एल्ब्यूमिन्स की कमी हो गई, कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? एक्चुअली दीज प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड बाय द लीवर। ये सब किससे सिक्रेटेड होते हैं? लीवर। तो अगर कोई लीवर डिसऑर्डर है या किसी वजह से एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो वाटर ब्लड में होल्ड नहीं हो पाएगा और वाटर कहाँ? ब्लड से टिश्यूज़ में जाने लग जाएंगे। तो जगह जगह क्या होता है? टिश्यू एडिमा हो जाता है, टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर होता है कि आपकी बॉडी में जगह जगह स्वेलिंग हो गई है, एडिमा हो गया है, तो डॉक्टर तुरंत से कहते हैं कि आपको लीवर की बीमारी है या लीवर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर से जो प्रोटीन सिक्रेट होती है वो एल्ब्यूमिन है और एल्ब्यूमिन ब्लड में वाटर को होल्ड करके रखता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो वो ब्लड में वाटर होल्ड नहीं हो पाएगा, वो वाटर कहाँ आने लगेगा? टिश्यूज़ में आने लग जाएगा और टिश्यू स्वेल कर जाएंगी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? प्लाज्मा में मिलेंगी। ठीक है, तो प्लाज्मा में इसके अलावा और क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे, बात को अच्छे से समझना है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। बहुत बार लिखा आता है ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सीरम में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो जो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला तो आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे, पहला क्या है? आरबीसीज, ठीक है, और दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब आप ध्यान दीजिए, आरबीसी सबसे ज़्यादा होती हैं और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है हमारे ब्लड में, इनका जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है। अब आरबीसीज को हम लोग और क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स हमारी बॉडी में सबसे कम होते हैं और इरिथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। प्लेटलेट्स को हम और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, क्योंकि तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज को अगेन हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है, इसको मैं ऐसे बना दे रही हूँ, पहले को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट्स, और दूसरा होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट्स में अगेन 3 होता है, 3 टाइप के होते हैं, और ये किसके बेसिस पे निकाला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, ऐसे ग्रेन्यूलोसाइट जो बेसिक डाई से स्टेन होते हैं उनको हम कहते हैं बेसोफिल। ठीक है, जो एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं उनको हम कहते हैं एसिडोफिल या ईस्नोफिल। ठीक है, और जो न्यूट्रल डाई लेते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो हम या फिर जो डाई नहीं होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं, जो स्टेन नहीं होता। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में मैं, चलो ठीक है, एंटीबॉडीज़ का रोल किस में है? डिफेंस में, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द न्यूट्रोफिल्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं।
सबसे ज़्यादा ये होते हैं ब्लड में। अगर WBC का कंसंट्रेशन देखने लग जाओगे तो WBC में भी न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को ही ईसनोफिल्स भी कहते हो आप, यूस्नोफिल्स जो भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बेसोफिल्स पूरे WBC में सबसे कम होते हैं, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स भी आप जानते हो कि लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, ये क्या करते हैं, इसमें T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, जो कि आप पढ़ते हो ना वहाँ पे इम्यून सिस्टम में हम लोग T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, एक बार इसको आप ध्यान से समझेंगे कि जो ब्लड है सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और ये इसमें दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इसमें प्लाज्मा 82 में भी 80 to 90% वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है लाइक आयंस हैं, ग्लूकोज है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। और इस प्लाज्मा प्रोटीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको याद रखना है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा RBC है, सबसे कम WBC हैं, अगर हम पर मिलीमीटर क्यूब में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। और कभी क्या होता है कि जब यही मोनोसाइट ब्लड से, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ब्लड से मूव होके, ठीक है, मूव होके किसी इन्फेक्शन साइड पे चले जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल से निकल के इन्फेक्शन वाले साइड पे जाते हैं। मान लीजिए कोई टिश्यू में आपके इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा, टिश्यू कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, तो आपके WBCs ब्लड वेसल से निकल के वहाँ पे जाते हैं। इस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये मोनोसाइट्स जो होता है ये जब ब्लड से निकल के टिश्यू में जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेस। मतलब ब्लड में है तो इसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, जब ये टिश्यू में चले जाता है तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता है और इसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस में आपको जो डिफरेंस है वो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो लेट मी इरेज। अब देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग RBC के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज द RBCs को हमने क्या नाम दिया, हमने इरिथ्रोसाइट्स कहा। RBC के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, कहते हैं ना, इरिथ्रोपोइसिस। कहाँ बनता है RBC, ठीक है, रेड बोन मैरो में। कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, ओके। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि इसके फॉर्मेशन में जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन का रोल है उसका नाम है, इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है इरिथ्रोपोइटिन। क्या है, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है, किडनी से, किडनी के भी जेजी सेल से। हम लोग किडनी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे जेजी सेल क्या है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, इसमें जो फैक्टर RBC के मैच्योरेशन में जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो होते हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। 2 बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो RBC के मैच्योरेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके बॉडी में अगर RBC का जो कंसंट्रेशन है, RBC का जो अमाउंट है वो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में अगर इंक्रीज हो गया तो इनके इंक्रीज नंबर को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं इसको, पॉलीसाइथीमिया। अच्छा, कम हो गया, डिक्रीज नंबर को तो आपको पता ही है, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है, एनीमिया कह सकते हैं, या फिर एक और नाम देते हैं इसको आप, इरिथ्रोसाइटोपिनिया।
पीनिया वर्ड का मतलब डिक्रीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका जो लाइफ स्पान है या लाइफ स्पान है कितने का होता है? आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। आफ्टर देन, ठीक है, आफ्टर देन ये कहाँ क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? ये स्प्लीन में होती हैं। कहाँ होती हैं? स्प्लीन में, ठीक है। इसीलिए स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं ना इसको, ठीक है, ओके। और इस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोक्लासिया। क्या कहते हैं? इरिथ्रोक्लासिया। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। एक और चीज़ समझना कि इसका लाइफ स्पान 120 डेज़ का, फ्रेश आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज़ होता है। लेकिन जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होता है, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड का मतलब समझ रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझते हैं ना, एक से दूसरे की बॉडी में जो ब्लड गया है, ठीक है, ब्लड डोनेशन के दौरान, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड। तो जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड होता है, ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड में जो आरबीसी होता है उसकी लाइफ स्पान 60 डेज़ होती है। बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप आगे चलेंगे। हाँ, अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी में हमें एक एक्सक्यूज़ था कि भाई ये तो आपके मेडिकल में काम नहीं आने जा रहा है, आगे के जो भी आप आगे स्टडी करेंगे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमेशा काम आएंगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहिएगा। अब हमें एक चीज़ समझना है कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 4 to 5 मिलियंस। आपके बुक में जो दिया है मैं उसी को कंसीडर कर ले रही हूँ, क्योंकि ना 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो 4 to 5 जो होता है ना मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये फीमेल में होता है, और मेल में 5 to 5.5 मिलियंस होता है। वाई फीमेल्स में कम होता है? फीमेल्स में ब्लड कम क्यों होता है? एक तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा बिकॉज फीमेल अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फीमेल्स अंडरगो मेंस्ट्रुएशन, इस वजह से वहाँ पे आरबीसी का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी जनरली ये कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। तो ये कैसी होती है? आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव, ये तो हमें पता है, बाई कॉनकेव एट मैच्योरिटी। तो एट, इसको देखिए, इसके अगर हम शेप के बारे में बात करें, शेप के बारे में, तो जब ये क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो ये ओवल होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है, पहले न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन एट मैच्योरिटी जब ये मैच्योर होते हैं तो इनका शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। क्या होता है? बाई कॉनकेव, और ई न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। जब हम न्यूक्लियस पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा आरबीसी में न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो एनिमल्स हैं कैमल, ठीक है, कैमल एंड लामा। लामा शायद स्पेलिंग पी से शुरू है क्या लामा की, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो कैमल एंड लामा दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी, अभी हमने आपको बताया कि आरबीसी का अगर कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होता है कि आरबीसी से बाई कॉनकेव है ना, तो ये सिक्के के ढेर जैसा एक दूसरे पे ऐसे स्टॉक होने लगते हैं, सिक्के के ढेर जैसा, जैसे मैंने ग्रेना में आपको बताया था। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रुलॉक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रुलॉक्स फॉर्मेशन। तो ये सब हालांकि आपके बुक में नहीं है, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, बुक में आप ये सारी चीज़ें जो दी हैं इसको आपको याद रखना है। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। इसका कलर रेड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, या हम कह सकते हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम्स। 12 to 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड।
पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो ये सारी चीज़ें हैं आरबीसी के बारे में। दूसरा हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी। तो हमने आपको बताया कि जो आरबीसी हैं उनका कलर क्या है। हाँ, आरबीसी का जो अगर हम रोल देखें, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं रोल, तो इनका रोल क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता कौन है, क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर सकता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ कम टू द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज वेरी वेरी आईएमपी, ये डिफेंस मैकेनिज्म, इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, इन सब में हमारा, या हम कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, इन सब में कौन रोल प्ले करता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अब हमें इसके डब्ल्यूबीसी को समझने के लिए इसकी डब्ल्यूबीसी बनने की प्रोसेस को, इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस था, इसी तरीके से यहाँ पे इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इंक्रीज नंबर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया, ठीक है, क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। और अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपीनिया। ओके, अब ये क्या है, कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, कलरलेस है, कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है, तो ये कलरलेस होता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 4000 से लेके 8000 या 6000 दिया हुआ है आपके बुक में, 6000 से लेके 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, इसका सबसे कम होता है इसका कंसंट्रेशन। अब हमें ये जानना है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, और क्योंकि 5 टाइप के ये हो गए, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। तो सबसे ज़्यादा होते हैं, देखिए, न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हैं लिम्फोसाइट्स, उसके बाद हैं लिम्फोसाइट्स, उसके बाद है मोनोसाइट्स, उसके बाद हैं इस्नोफिल्स। क्या है, इस्नोफिल्स, इस्नोफिल मतलब ऐसे, और सबसे कम है बेसोफिल, ठीक है। देखिए न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल का जो परसेंट है वो 60 to 80%, 80% के आसपास न्यूट्रोफिल्स ही होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं 60 to 70% के आसपास ही होता है। लिम्फोसाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% के आसपास होता है, ठीक है। मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% के आसपास होता है। इस्नोफिल्स 2 to 3% के आसपास होता है, और बेसोफिल क्या होता है, 1% के आसपास होता है, इससे कम हो सकता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक है, नेवर लेट मी ईट बनानास, नेवर लेट मी ईट बनानास, ठीक है। नेवर लेट मी ईट बनानास, एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट्स, एम से मोनोसाइट, ई से इस्नोफिल, बी से दैट इज़ द बेसोफिल। अब एक चीज़ आप ये समझना कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, इनका काम क्या है, ये फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं, फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आपको पता ही है कि लिम्फोसाइट्स का रोल है, जैसे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये किस में रोल प्ले करते हैं, डिफेंस में या इम्यून सिस्टम में, वी कैन से इम्यून सिस्टम में, ठीक है। मोनोसाइट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मोनोसाइट्स भी कैसी होती हैं, फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में मोनोसाइट्स के लिए क्या दिया हुआ है, बस एक बार लेट मी सी।
हाँ, फेगोसाइटोसिस होती हैं, वेरी गुड, ये भी क्या है, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जो ईसनोफिल हैं, ईसनोफिल्स क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, एलर्जिक इन्फेक्शंस में, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन। और बेसोफिल्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं, लाइक हिपैरिन, ठीक है, हिस्टामिन, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। हम लोग इनका रोल आगे देखेंगे। तो हिपैरिन क्या है, एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का रोल हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एलर्जिक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इनके रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप ये जानते रहिएगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए ये चीज़ आप ध्यान रखना, कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम है। इनमें एक चीज़ आप समझिएगा कि जितने भी ये WBCs हैं, ठीक है, इन सब के न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, WBC क्या होते हैं, न्यूक्लिएट, इन सब के न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है। कोई मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, तो कोई एस हॉर्स शू शेप्ड है, तो कोई किडनी शेप्ड है। मैं इतना एलेबरेट नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि इनके न्यूक्लियस अलग अलग शेप के होते हैं, इसलिए WBC को हम और कहते हैं PMNLS। PMNLS का मतलब है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, मतलब ऐसे ल्यूकोसाइड्स जिनके न्यूक्लियस अलग अलग मार्फोलॉजी शो करते हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स WBCs को हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो हैं अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक चीज़ आपको ये समझना है कि जो WBCs होते हैं, कभी मान लीजिए ये आपकी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, दीज आर द टिश्यूज़। तो ये आपके टिश्यूज़ हैं और ये मान लीजिए ब्लड वेसल हैं, ओके। टिश्यू में किसी तरीके का डैमेज हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया या कुछ भी यहाँ पे आपकी बॉडी में आ गया, तो क्या होता है, ये WBCs थोड़ा सा इनकी जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो या हम कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ढेर सारे WBCs लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, क्योंकि फैगोसाइटिक नेचर किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है और मोनोसाइट्स का है, ओके। तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले तेजी से जाता है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल, इसके पीछे आया मोनोसाइट भी, ठीक है, NM यहाँ पे आ गया है। और अब ये न्यूट्रोफिल्स इस प्रोसेस को मतलब स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBCs फ्रॉम द ब्लड वेजल्स, ठीक है, WBCs का ब्लड वेजल से बाहर आना कहलाता है डायपिडेसिस। क्या कहलाता है? डायपिडेसिस मतलब ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस जब WBCs बाहर आते हैं ब्लड वेसल से, इसको हम कहते हैं डायपिडेसिस। और जो अब ये मोनोसाइट पता है ब्लड में था तब तो ये मोनोसाइट था, ये आके यहाँ पे टिश्यूज़ के फैगोसाइटिक सेल्स जैसे कफर सेल्स हो गए। कफर सेल्स क्या है? टिश्यू मैक्रोफेज है ना, ठीक है। किडनी में आप मीजेंजियल सेल पढ़ते हो, ब्रेन में आप पढ़ते हो क्या कहते हैं ये क्या नाम है ब्रेन का, जो ग्लियल सेल या फिर ऐसे कुछ जो भी फैगोसाइटिक सेल्स, अलग अलग जगह फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो टिश्यू में आने के बाद ये मोनोसाइट्स किस में चेंज जाता है? मैक्रोफेजेस में। किस में चेंज जाता है? मैक्रोफेजेस में। तो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस में एक ही डिफरेंस है कि मोनोसाइट्स ब्लड में होता है और फिर जब ये टिश्यू में आ जाता है तो इसको हम कहते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस आर द फैगोसाइटिक सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द WBCs and now come to the platelets. Third is the platelets. अब ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के बनने की प्रोसेस, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस, इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। प्लेटलेट्स कभी, अब आप जानते हो कि प्लेटलेट बहुत सारे इन्फेक्शन में प्लेटलेट के काउंटिंग काफ़ी घट जाती है। तो इसके जो अगर मान लीजिए इसका नंबर इंक्रीज हुआ है तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर इसका नंबर डिक्रीज हुआ है तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। बार बार मैंने आपको बताया की जो साइटोपीनिया वर्ड है, पीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया।
और जनरली डेंगू वगैरह के केसेस में यहाँ पे प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है। और इसका जो अमाउंट है वो है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख, ठीक है, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स। एंड प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए, ये भी कैसी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये भी कैसी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं जो ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आपकी टिश्यू डैमेज होती है ना, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स तुरंत से एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं लाइक थ्रोम्बोकाइनेज। क्या सिक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये आगे चल के यही प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ऐसे कन्वर्ट करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लड। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। और अब हम लोग आगे चलते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखना कि जो प्लेटलेट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। किससे प्रोड्यूस्ड होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेकडाउन से। ये आपको याद रखना है, दे आर प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि हमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ाना है, नहीं तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती। तो अब बस आप इतना ही याद रख लीजिए कि प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, मतलब ये मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हम 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच फैक्टर, ठीक है, या हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप को भी हम यहाँ पे बहुत डिटेल आपको नहीं बताएंगे, ये क्योंकि हम लोग जब मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, और उन्होंने भी केवल ए, बी और ओ की डिस्कवरी की थी, लैंडस्टीनर ने। बाद में ए बी ब्लड ग्रुप अलग से डिस्कवर किया डी कैस्टिलो एंड स्टर्लिंग, ठीक है ना, डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली। तो ये जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग ये देखते हैं कि आप जानते हो कि मान लीजिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगा। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन ए एंड बी दोनों होता है और एंटीबॉडी नहीं होता। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए एंड बी होता है। बस ऐसे रट लिया गया है ना, ऐसे रट लिया गया है कि एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द एंटीजन, व्हाट इज़ द एंटीबॉडी, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट में मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से इसको समझ जाइए। देखिए होता क्या है, सारे के सारे ब्लड ग्रुप में एक कॉमन एंटीजन होता है जिसको हम एच एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच एंटीजन। इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, और ओ में भी एंटीजन है। अब आप कहोगे ओ में है ही नहीं कोई एंटीजन, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि आपका एग्जामिनर एच एंटीजन के बारे में अभी नहीं पूछेगा। आप थोड़ा सा ना जब मेडिकल में जाओगे, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको एच एंटीजन के बारे में भी पढ़ना होता है, या फिर थोड़ा सा हायर क्लासेस में लाइक आप एमएससी वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आपको जानना होता है। बस मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए होता क्या है
कि जैसे मान लीजिए ये एंटीजेंस होते कहाँ हैं, कैसे हम पता करेंगे कि कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है, कोई पर्सन बी ब्लड ग्रुप का है, किसी में ब्लड ग्रुप ओ है और किसी में ए बी है, तो हम कैसे पता करेंगे? एक्चुअली दीज एंटीजेंस आर द शुगर। ये क्या होते हैं? शुगर होते हैं। जो कहाँ पर? शुगर मतलब ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं। अब ऑलिगोसेक्राइड के बारे में तो नहीं बताना है ना। ऑलिगोसेक्राइड्स आर द ऑलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक होते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। तो जो एंटीजेंस होते हैं वो बेसिकली वो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के सरफेस पे, लाइक आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं, तो इनको हमें पता चलता है कि चलो ये क्या है, ए एंटीजन, ये पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है, ये बी ब्लड ग्रुप का है, ये ए बी का है और ये ओ ब्लड ग्रुप का है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे देखिए ये है आरबीसी। एक ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। किस पे होता है? तो आपकी बॉडी में कितने 9 क्रोमोसोम है? 2 ही है ना, एक मदर से है और एक फादर से है। दिस इज मदर एंड दिस इज फादर, ठीक है। यहाँ से हम जैसे ये मदर हो गई, ठीक है, दिस इज मदर एंड दिस इज फादर। यहाँ से जो ब्लड ग्रुप, अब जो 9, कौन सा क्रोमोसोम बताया मैंने? ये 9 क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम है? 9। इसी पे ब्लड ग्रुप को कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है। अब आप कहोगे कि अरे क्रोमोसोम कैसे होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, जो फॉर्मेशन है, ठीक है, एंटीजेंस का फॉर्मेशन जब आरबीसी इमेच्योर रहती है, जब उसके पास न्यूक्लियस होता है तभी हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में ही होगा ना। तो ये इमेच्योर आरबीसी है जिसके पास न्यूक्लियस है, तब इसके पास क्या है? क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है जीन, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, ठीक है, दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन्स होते हैं, या वी कैन से जो अल्टरनेट जीन होते हैं, या जीन के जो वेरिएंट होते हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो जीन होता है ना, वो एक कंपोनेंट बनाता है, एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूकोज। क्या कहते हैं? फ्यूकोज, ठीक है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। फ्यूकोज कहते हैं जो ये फ्यूकोज, देखिए, और ये कुछ और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये होते हैं। अब देखिए आरबीसी की सरफेस पे ऑलिगोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज करिए ऑलिगोसेक्राइड है, ये जीन, ये जो फ्यूकोज है, ये यहाँ पे कुछ और जीन होते हैं जो एक एंजाइम को कोड करते हैं और ये फ्यूकोज को यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ्यूकोज आके यहाँ पे लग गया ऑलिगोसेक्राइड, और इसको हम लोग कहते हैं एच एंटीजन, ठीक है। अब आप कहोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप समझिए, थोड़ी सी मेरी बात को समझिएगा। ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्या है? एच एंटीजन है। एच एंटीजन बेसिकली सब में प्रेजेंट होता है। अब यही एच एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है? एच एंटीजन है। मेरी बात ध्यान समझना। एक दूसरी आरबीसी ले लिया मैंने, ये क्रोमोसोम नंबर 9 हो गया, ठीक है। सब में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, ये फ्यूकोज, हर में प्रेजेंट है फ्यूकोज। देखिए इसमें भी फ्यूकोज प्रेजेंट है, हर एक आरबीसी में फ्यूकोज होता है। अब इसी 9 पर एक कुछ ऐसे जीन होते हैं जो इस फ्यूकोज के ऊपर एक और ऑलिगोसेक्राइड ऐड करते हैं। उसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ठीक है। अब ये फ्यूकोज के ऊपर एक और, मान लीजिए इसको मैंने नागा लिख दिया, गैलेक्टो, GA फॉर गैलेक्टोसामाइन, ये बन जाता है एंटीजन ए। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर कहलाता है एंटीजन ए। तो ये बन गया एंटीजन ए, ठीक है। दूसरी आरबीसी है, उस पे भी ऑलरेडी एच एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब फ्यूकोज पहले से प्रेजेंट है। और यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 9 से एक और जो शुगर बनता है उसका नाम है गैलेक्टोज, ठीक है। क्या है? गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज यहाँ पे जाके ऐड हो गया। तो अब ये गैलेक्टोज अगर ऐड हो गया तो दिस इज द एंटीजन बी, ठीक है। ये क्या है? एंटीजन बी है।
अब आप क्या कहेंगे, देखिए। और कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों जीन, ठीक है, ये फ्यूकोज पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पे गैलेक्टोसामाइन भी जाके ऐड हो गया, ठीक है, गैलेक्टोसामाइन भी मतलब नागा भी ऐड हो गया, तो वो क्या हो गया, एंटीजन ए हो गया। और यहाँ पे गैलेक्टोज वाला भी ऐड हो गया, तो इसको हम कहेंगे एंटीजन बी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस पे केवल फ्यूकोज है वो है ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, ओके। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले में भी एंटीजन एच है, ओके। जिसमें मेरी बात ध्यान सुनना है। अब आप ये यहाँ पे मैं आपको ऐसे मिटा दे रही हूँ, ये समझिएगा। ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कौन सा एंटीजन है, एच। जिसमें जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें कौन सा एंटीजन है, ए है। जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें बी एंटीजन, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसमें ए बी एंटीजन है। सब कुछ एच एंटीजन से बना हुआ है। तो आप बस इतना समझिएगा कि जो हम कह सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप में भी क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन एच प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे एंटीजन तो कोई नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में या रखना इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे एंटीबॉडी ए एंड बी है ही, पहले से है। एक और चीज़ आप ये समझेंगे कि अगर कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिसमें एच एंटीजन भी एब्सेंट होता है, कभी कभी कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, उसको हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो चलिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने इतना बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है कि ए एंटीजन बी एंटीजन। और मतलब बेसिकली ये एंटीजन्स कहाँ होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। और ये हैं क्या, प्रोटीन्स हैं? नहीं, याद रखना, दीज एंटीजन्स आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन नहीं, आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब आप जानते हो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। हम ब्लड ग्रुप वगैरह निकालना आपको बताएंगे जब हम मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे, तो क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। ये हम लोग इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है, दैट इज द RH फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर क्या होता है, RH फैक्टर, ये RH वर्ड कहाँ से आया, रीसस मंकी से आया, रीसस मंकी, ठीक है। अब आप देखिए कि जो ये आरबीसी है, मान लीजिए मैंने आरबीसी को इस तरीके से बनाया, बाइकॉनकेव नहीं बनाया है। तो जो ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा और प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं RH फैक्टर, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली जिसमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें ये अप्रॉक्सीमेटली 80% होते हैं, और जिसमें RH फैक्टर एब्सेंट है उसको हम कहते हैं RH निगेटिव। ये अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं, 20%, ठीक है। तो होता क्या है, आप ये बहुत अच्छे से समझना कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, ब्लड डोनेशन कराया जाता है, उस दौरान ब्लड ग्रुप की प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। तो उस दौरान RH फैक्टर की भी मैचिंग करवाई जानी चाहिए, क्योंकि RH फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम आगे कैसे समझते हैं, देखिए, एक टर्म है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, अगर जो मदर है, मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, और जो बेबी है या फीटस है, फीटस RH पॉजिटिव है। अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो क्या होता है, एक कंडीशन होती है
उसको हम लोग कहते हैं, एक इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। एक्चुअली जैसे सपोज करिए कि दिस इज़ द मदर, ठीक है, ये प्लेसेंटा है और ये क्या है, बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। अब आपको पता है कि बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा ही है, ठीक है। बेबी का ब्लड जो है वो क्या है, RH पॉजिटिव है और मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव है, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि मदर और बेबी का ब्लड एक्सचेंज नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट बेबी है, ये क्या है, फर्स्ट बेबी है। मदर और बेबी का ब्लड एक्सचेंज नहीं हो रहा है जब तक कि डिलीवरी ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट बेबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, ये क्योंकि यहाँ पे मदर के ब्लड, अब यहाँ पे RH, बेबी के पास RH फैक्टर है और मदर के पास RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग डिलीवरी किसी भी तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू थोड़ा बहुत ब्लड, बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मदर का ब्लड के लिए, वो मदर के ब्लड में RH फैक्टर तो नहीं है, तो बेबी के ब्लड में अगर RH फैक्टर है तो वो RH फैक्टर उसके लिए एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस की तरह। और हमें पता है कि हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो मदर क्या करेगी, मदर का जो ब्लड है वो RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मदर की बॉडी में क्या बन चुका है, RH एंटीबॉडीज़ बन चुका है, ठीक है, RH एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गया है। अब लेकिन ये फर्स्ट बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अब जो भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, जो भी आगे की प्रेगनेंसी होगी, तो आगे की प्रेगनेंसी में क्या होगा, मेरी बात एकदम अच्छे से समझना है। जब दूसरा बेबी आए, मान लीजिए दिस इज़ द सेकेंड बेबी, दिस इज़ सेकेंड बेबी, सेकेंड बेबी के दौरान क्या होगा कि अब इस बेबी का ब्लड तो RH पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो बेबी RH पॉजिटिव है दैट मीन्स कि वो जो उसका फीचर है वो फादर से आ रहा है, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव है, तो उसका फीचर किससे आ रहा है, फादर RH पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। तो अगला बेबी भी RH पॉजिटिव होने जा रहा है अगर सेम फादर से है तो क्या होने जा रहा है, उस बेबी के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है, ओके। और मदर के ब्लड में क्या बना हुआ है, RH एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी बॉडी में, जब वो डिलीवरी हो रहा था तो उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। और मेरी बात ध्यान समझना, जो RH एंटीबॉडीज़ होते हैं, अब आप ये कहोगे कि मैम फिर भी ब्लड तो जाता नहीं है, तो कैसे ये एंटीबॉडी, जो RH एंटीबॉडीज़ होते हैं दे आर IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये कैसे होते हैं, IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी होते हैं। अब आप कहोगे IgG टाइप का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी G के टाइप के होते हैं, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, मदर के ब्लड से ये RH एंटीबॉडी बेबी के ब्लड में जाना शुरू कर देंगे और बेबी के ब्लड को, क्योंकि बेबी के ब्लड के अगेंस्ट बना हुआ है, बेबी के ब्लड को किल करना शुरू कर देंगे और बेबी में क्या होने लग जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और समटाइम्स बेबी की डेथ भी हो जाती है। तो कहने का मतलब इसी RH इनकॉम्पैटिबिलिटी को और इस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब फीटस के ब्लड के एरिथ्रोसाइट्स को तोड़ना, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। या फिर इसी को कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि अगर ये बच्चा पैदा होता है तो उसमें ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं HDN, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। तो इस कॉम्पेटिबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है कैसे, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई मदर को anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना होता है, ठीक है, anti-RH एंटीबॉडी का, क्योंकि मदर के ब्लड में बना क्या है, RH एंटीबॉडी बना है, तो उसको क्या देना है, anti-RH एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको इस इंजेक्शन का नाम RHO-D से करके आता है, ठीक है। ये इसका अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए
तो मदर में जो RH एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो बेबी सब्सिक्वेंट बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होता है। RH इनकॉम, हाँ, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये केस उल्टा हो, मदर RH पॉजिटिव हो और बेबी RH नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होने जा रही है, क्योंकि जो मदर है उसमें तो पहले से ही है, क्या है, RH फैक्टर प्रेजेंट है। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी किस में होगी, केवल और केवल कब होगी, जब बेबी RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव होगी, ठीक है। क्योंकि जो ड्यूरिंग डिलीवरी प्लेसेंटा से बेबी का ब्लड मदर में जा सकता है, मदर का ब्लड बेबी में नहीं जा सकता, इसलिए बेबी में RH फैक्टर नहीं पहुंचेगा। तो ये कब होगा, जब बेबी RH पॉजिटिव होगा और मदर RH निगेटिव होगी। चलिए अगला है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब, अब आपको पता है कि ब्लड कोआगुलेशन मतलब ब्लड का जमना। ब्लड का थक्का कैसे जमता है, व्हेनेवर, जब भी आपकी टिश्यू डैमेज होती है। मान लीजिए हमने बताया कि ये आपकी टिश्यूज़ है, जब भी आपकी टिश्यू डैमेज होती है तो टिश्यू डैमेज के दौरान, सपोज करिए कि ये टिश्यू डैमेज हुआ, डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू क्या करते हैं, ये अपने यहाँ से ये कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, या फिर इसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज, इसको थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन फैक्टर 4 होता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर भी आप पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव होता है, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म में। कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ओके। और डैमेज टिश्यू प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचती हैं। डैमेज टिश्यू की तरफ जो प्लेटलेट्स हैं, हमें आपको यही समझना है कि जो डैमेज टिश्यू हैं वो प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचती हैं, और वो प्लेटलेट्स जो है ना वो क्या करते हैं, ये थ्रोम्बोकाइनेज सिक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, ये फाइब्रिनोजन ये किस में होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन ये एक्टिव, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन है ये सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, सॉल्युबल, और फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या बना लेगा, ये क्लॉट बना लेगा। यहाँ पे भी कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक कैस्केड मैनर, कैस्केड समझ रहे हैं ना, ऑर्डर, एक दूसरे को एक्टिवेट करते, मतलब इसने इसको एक्टिवेट करा तो इसने फिर दूसरे को एक्टिवेट करा, तो इस तरीके से मतलब ये कैस्केड मैनर में ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि यही आपके बुक में है तो मैं बस एक ही मैकेनिज्म आपको बता रही हूँ। तो कैल्शियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड को कवर करा। लिम्फ पढ़ना है तो लिम्फ मैं सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगी आपको। अगले लेक्चर में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे।